तो पिछला लेक्चर पता नहीं किसी टेक्निकल एरर के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, राइट। तो पिछला जो लेक्चर है वो जिन्होंने लाइव देखा है दैट इज फाइन, उनके लिए तो ठीक है। जिन्होंने लाइव नहीं देखा है तो वो एक बार पीडीएफ पढ़ ले, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पर्सनली पूछ ले, ठीक है। मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहाँ से रिवाइज करवाऊँ, लॉर्ड मिंटो से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो है दैट वाज देयर 1807 के अंदर से लेके 1813 तक थे, राइट। तो मिंटो का अपन ने कहा था, इस तरह से याद करता, मिंटो जो है मतलब मिनिमम साइज है जिसका, ठीक है, मिंटो, ठीक है, जिसका मिनिमम साइज है। और बोना मतलब बोना है, जो कि बोना है जिसका साइज कम है ना, लेंथ जो है मतलब हाइट जो है वो कम है। तो बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट उस वक्त बहुत ज्यादा, आप देखेंगे, एग्रेसिवली चीजें कर रहे थे, राइट। और ब्रिटिश जो है वो बड़े घबरा रहे थे कि कहीं ब्रिटिश इंडिया को ना ले ले, राइट। तो उस वक्त जो सेंट्रल एशिया है, राइट, और हम कहें अफगानिस्तान है, इस साइड से ही आ सकते थे, बिकॉज यूरोप से आ रहे हैं, फ्रांस से, तो इस तरफ से ही आ सकते थे। तो नॉर्थ साइड का जो पंजाब एरिया है, राइट, इसको इनको पावरफुल बनाना था। तो लॉर्ड मिंटो ने पूरा ध्यान अपना इस वाले एरिया के ऊपर लगाया, नॉर्थ साइड के अंदर, कि यहाँ से कहीं बोनापार्ट ना आ जाए। तो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा था उनके लिए बता रहे हैं कि बोनापार्ट और मिंटो, ये दोनों, मिन का मतलब मिनिमम साइज और बोने का मतलब बोना, ठीक है। तो बोनापार्ट से इसकी पॉलिसीज जो है दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड। तो इन्हें कई मिशंस भेजे, जैसे पर्शिया के अंदर भेजा, अफगान के अंदर भेजा। प्लस आपने देखा होगा 1809 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी पंजाब के रंजीत सिंह के द्वारा के साथ, राइट, जिसमें कहा था कि भाई सतलज जो नदी है उससे ऊपर कौन रहेगा, पंजाब वाले रंजीत सिंह रहेंगे, और नीचे जो होगा दैट विल बी ब्रिटिश इंडिया। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर का भी एक तरह से यहाँ पर आपको पॉइंट मैंने बताया था। तो लॉर्ड मिंटो का यही था। फिर लॉर्ड मिंटो के बाद आए थे लॉर्ड हेस्टिंग, राइट। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के बीच में आए थे, ये बीच में गवर्नर रहे, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो हमने डायमेंशन समझा था वो ये था कि नेपोलियन का अभी भी इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और नेपोलियन ने वहां पर ट्रेड व्रेड करने से मना कर दिया कि कोई भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। तो ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो तड़प रही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं तड़प रही, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो मोनोपोली है, वो ईस्ट एशिया के अंदर ट्रेड यहाँ पर कर रही है, राइट। बट क्योंकि ब्रिटिशर्स की कंपनीज जो हैं, ये जैसे लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ये भी कहेंगे भाई हमें भी करना है, ठीक है, हमें भी ट्रेड करना है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये एक तरह से मोनोपोली जो होगी इनकी हटेगी, और 1813 का एक चार्टर एक्ट आएगा, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर हास्टिंग के टाइम पर आया वो, ठीक है। ये अपन ने कहा था कि एडम स्मिथ और उसकी पॉलिसीज के कारण, नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिसीज के कारण, हास्टिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है, जो आज हम अपनी क्लास को जिससे अपन लिंक करेंगे, 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए दिए गए थे, 1 लाख रुपए, कि किसी तरह से एजुकेशन जो है मासेस के अंदर एजुकेशन फैलाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज यहाँ पर दिए गए टू प्रमोट एजुकेशन, ठीक है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज है उनके अंदर एजुकेशन है। हास्टिंग के अंदर हमने देखा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वार हुआ था, एंग्लो नेपाल वार। एंग्लो नेपाल वार, ठीक है, ये भी हास्टिंग के टाइम पर हुआ था। और एंग्लो नेपाल वार जो है, ये अपन ने देखा था गोरखा वार, और गोरखा के बारे में हमने समझा था। और हमने ये भी समझा था कि किस तरह से कुमाऊं और यहाँ पे गढ़वाल, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल जो एरिया है उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जो पहले राजपूत के अंदर था, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने वापस अटैक करते हैं, और ब्रिटिशर्स हिली टेरियन के अंदर बड़ी डिफिकल्टी उनको होती है, पर फिर फाइनली दे वॉन। और यहाँ पे कुमाऊं जो रीजन होता है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करने लगे थे, और गढ़वाल रीजन जो होता है उसके अंदर राजपूत को ये दे देते हैं, राइट। फिर ट्रीटी ऑफ सुगाली होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने बताई थी आपको, राइट। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने हास्टिंग के टाइम पर एक और चीज पढ़ी थी, क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के अंदर सुप्रीम है, वो किसी से भी ट्रीटी कर सकते हैं, किसी से भी ट्रीटी तोड़ सकते हैं, राइट। ये जो क्लेम करना, दैट इज नोन एज क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। और क्लेम ऑफ पैरामाउंसी के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था, किट्टोर के अंदर एक रानी थी, रानी चन्नम्मा, राइट। तो दैट फाउट अगेंस्ट दैट क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, तो वो भी हमने आपको उसके अंदर बताया था। तो 1824 के अंदर हुआ था वो किटोर वाला, राइट। 1824 के अंदर हुआ था, राइट। तो ये 1824 वाला जो टाइम पीरियड है, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड आमहर्स्ट, ठीक है, जो आज अपन यहाँ पर इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो लॉर्ड आमहर्स्ट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनका बैकग्राउंड अपन पहले समझेंगे, राइट। तो विलियम आमहर्स्ट सक्सीडेड लॉर्ड हास्टिंग इन 1823। His tenure is remembered more for the costly military expansion than the administrative reforms. इतना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यहाँ पर नहीं हुआ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस तरह से नहीं हुआ, जैसे जुडिशियल टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो कुछ, ठीक है, सिविल सर्विसेज के अंदर कोई रिफॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इसके अंदर अगर आप देखेंगे, लाइक हिज प्रीडिसर्स आमहर्स्ट
लैट क्लियर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन, और रिएक्टिव इनका ज्यादा रहा, स्ट्रेटेजिक कम रहा, राइट। इसके अंदर एक्चुअली जो वार हुआ ना, वो वार ज्यादा इसके अंदर रहे, और वार भी ऐसे जो कि बहुत कॉस्टली था उनके लिए, बहुत पैसा उसके अंदर खर्च हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक पढ़ेंगे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, राइट। अब बर्मा जो था इधर इस वक्त इंडिपेंडेंट है, बर्मा इंडिपेंडेंट है, जिसके अंदर डायनेस्टिक रूल चल रहा है। और बर्मा के अंदर जो डायनेस्टिक रूल चल रहा है उसके अंदर एक राज्य इन्होंने बना रखा है, दैट इज नोन एज किंगडम ऑफ बर्मा, और कॉनबोंग डायनेस्टी इसके अंदर चल रही है, कॉनबोंग डायनेस्टी, है ना। और बर्मा जो होगा आप देखेंगे अभी भी हमारा एक तरह से क्या है, एक तरह से हमारा पड़ोसी है। तो बर्मा यहाँ पर है, और ये कॉनबोंग डायनेस्टी, अब डायनेस्टी तो फैलने की सोचती है, और इधर ब्रिटिश इंडिया है, तो इधर से फैलेगी तो आसाम वाले एरिया के अंदर, और इधर के अंदर घुसेगी तो फिर इसको ब्रिटिशर्स को दिक्कत होगी, और ब्रिटिशर्स कहेगा भैया यहाँ पे भी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। जैसे नेपाल के अंदर आप देखेंगे, नेपाल एंग्लो नेपाल जब वार हुआ तो उसके अंदर देखा गया कि गोरखास जो थे वो अंदर की तरफ आ रहे हैं हमारे, ठीक है, कुमाऊं और घरवाल डिस्ट्रिक्ट तक चले गए थे, राइट। तो उनको एक क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री करना वहां पर जरूरी हो गया था। इसी तरह से म्यांमार के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक क्लियर कट बाउंड्री हमारी नहीं थी। ये जो बर्मा डायनेस्टी है, कॉनबोंग डायनेस्टी है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण एक वार होगा, दैट इज नोन एज फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, ठीक है। अच्छा, बर्मा कल अपन ने रिवीजन करते हुए कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था? कल अपन रिवाइज कर रहे थे पॉलिटी, तो उसके अंदर पढ़ा था। पॉलिटी में कौन से एक्ट के अंदर बर्मा के बारे में कुछ पढ़ा? पॉलिटी के अंदर वेरी गुड, 1935 के एक्ट के अंदर, वेरी गुड, ठीक है। 1935 के एक्ट के अंदर हमने कहा था बर्मा और एडन वो ब्रिटिश इंडिया का कॉलोनी तो रहे पर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं रहे, राइट। तो देखो बर्मा इस टाइम पर बर्मा कोई कॉलोनी नहीं है, राइट। कॉलोनी पहले इसके अंदर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार होगा, फिर सेकंड एंग्लो बर्मा वार होगा, फिर थर्ड एंग्लो बर्मा वार होगा, और तब जाकर ये बर्मा जो होगी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनेगी। अभी ये कॉलोनी नहीं है, इसमें डायनेस्टिक रूल है, डायनेस्टिक रूल है, और बहुत ही यूनाइटेड रूल इसके अंदर आप देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। तो बर्मा जो है उसके अंदर डायनेस्टिक रूल चल रहा था, और बर्मा का जो एरिया है, राइट, वो एक्सपेंशनिस्ट यहाँ पे डायनेस्टी थी, और ब्रिटिशर्स क्योंकि इसकी बाउंड्री बर्मा के साथ थी तो इनको क्या है, इनको लगता था कि ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर घुस जाएंगे, और बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये घुस भी गए थे। अगर आप देखेंगे तो आसाम जो था, ठीक है, उसके अंदर चले गए थे, प्लस एक अभी म्यांमार के अंदर एक एरिया है अराकन। अराकन एरिया जो है पहले किसके अंडर में आता था? पहले ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आता था, इन डायनेस्टी ने अपने अंडर में कर लिया था ये। तो बॉर्डर वाले जो एरियाज थे वहां पे इंट्रूजन्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये वार हो जाएगा, दैट इज नोन एज एंग्लो बर्मीज वार। अब एंग्लो बर्मीज वार ये भी एक डिफिकल्ट टेरेन पे हुआ वार है, डिफिकल्ट टेरेन पे, राइट। और इसके कारण भी बहुत ज्यादा पैसा इसका ब्रिटिशर्स का खर्च हो जाएगा। तो देखो कॉजेस क्या है, पहला कॉज ये है बर्मीज expansion towards British frontiers. Burma had annexed Arakan region जो है in 1785, Manipur by 1813 and Assam by the early in 1820. तो इस तरह से ये जब ये पूरा का पूरा इनको ले रहे हैं, राइट, ये एरियाज ले रहे हैं, तो दिस रीजन्स बॉर्डर्ड ब्रिटिश कंट्रोल बंगाल एंड थ्रेटन कंपनी सिक्योरिटी। अब कंपनी की सिक्योरिटी को यहाँ पर खतरा हुआ, राइट। तो दूसरा है कि यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हुए, तो उससे रिफ्यूजी क्राइसिस भी आ गया, है ना। अब बंगाल के अंदर भी आप देखेंगे तो रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया, बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ पर आ गए, तो इसके कारण यहाँ पर दिक्कत हुई, राइट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ पर अराइज हो जाएंगे, रिफ्यूजी इश्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। बर्मा डिमांडेड देयर रिटर्न विच द ब्रिटिश रिफ्यूज, एस्केलेटिंग टेंशंस, ठीक है। तो पीपल फ्लीइंग बर्मीज ऑपरेशंस फ्रॉम आसाम एंड मणिपुर ऑफन क्रॉस इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी। बर्मा डिमांडेड देयर रिटर्न कि भाई उन लोगों को वापस भेजो, उनके लिए मना कर देते थे ब्रिटिशर्स के हमारे देश में आए कैसे, उनको जेल में डाल देते थे वो, राइट। तो एग्रेसिव बर्मीज मिलिट्री पोस्चर्स, बर्मा कंसिडर्ड इटसेल्फ एज ए रीजनल पावर आफ्टर डिफीटिंग श्याम एक एरिया था उधर, एंड एक्सपेंडिंग वेस्टवर्ड। बर्मीज ऑफिशियल्स अडॉप्टेड एन असर्टिव एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ऑन द फ्रंटियर। बहुत सारी डिप्लोमेटिक इफेक्ट हुए, एफर्ट हुए, डिप्लोमेटिक एफर्ट में इन दोनों के बीच में बात नहीं बनी, और बात नहीं बनी तो फिर युद्ध हुआ, राइट। तो ब्रिटिश diplomatic missions failed to resolve dispute peacefully. Mutual suspicion and lack of understanding worsened the relationship. तो वार होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, द किंगडम ऑफ बर्मा के बीच में, कॉनबोंग डायनेस्टी इसके अंदर, फ्रॉम 5 मार्च 1824 टू 24 फेब 1826। तो 2 साल का ये वार इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और इस वार के अंदर इनिशियली ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आता भाई मैं क्या करूं, क्योंकि हिली टेरियन है, इनको उसके डिफिकल्टी होती है वहां पर लड़ने में, राइट। जैसे हमने आपको कहा खूब पैसा इन्होंने खर्च भी करा, पर लास्ट के अंदर जाकर इन्होंने युद्ध अच्छे से जीत लिया। अब इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से बैटल हुए, क्या हुआ, राइट। इतना डिटेल के अंदर इसको पढ़ने की अपनी जरूरत नहीं है, राइट।
तो वार वाज पोरली प्लान्ड बाय द ब्रिटिश इनिशियली, ठीक है। फाइटिंग टुक प्लेस इन द डिफिकल्ट टेरियन सच एज अराकान, आसाम, लोअर बर्मा। हैवी कैजुअलिटीज अकर्स ड्यू टू द डिजीज। हाँ, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बर्मा के अंदर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ ना, तो बर्मा के अंदर उस टाइम पर जो डिफिकल्टी ये थी कि लोग लड़कर कम मर रहे थे, पर यहाँ में मच्छर इतने सारे थे, ठीक है, उनसे ज्यादा मर रहे थे। मलेरिया हो जाता था लोगों की, ठीक है। और मलेरिया से ब्रिटिशर्स जो थे, मलेरिया क्या थी उनके, तो बर्मा वाले लोगों को तो मच्छर खाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो तो आदी हो गए थे उसकी। इनके मच्छर खाते थे, ठीक है, उस वक्त ऑल आउट वॉल आउट चलाते नहीं थे ये लोग, तो इनको मच्छर खा खा के इनके मलेरिया हो गया और मलेरिया से मर गए आधे लोग। तो ब्रिटिश को ये था कि भाई दुश्मन से तो बाद में मरेंगे, मच्छर से पहले मर जाएंगे, राइट। तो बर्मा के अंदर ये बड़ी डिफिकल्टी आई उस वक्त, है ना। तो देखो, मैनी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन सोल्जर डाइज फ्रॉम द डिजीज एंड क्लाइमेट देन फ्रॉम द कॉम्बैट इटसेल्फ। आउटकम क्या हुआ? वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ यान डाबू। यान डाबू ट्रीटी से वार एंड हो गया। अब यान डाबू ट्रीटी के अंदर क्या करा गया कि ये वाला जो एरिया है, राइट, ये जो ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने ले लिया, ठीक है, ये अराकान वाला एरिया, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो होगा ब्रिटिशर्स ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया का नाम है तेना सरीम, ठीक है, तेना सरीम एरिया। और ये अराकान वाला एरिया, ये जो ऑरेंज वाला है, देखो फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार के अंदर ऑरेंज वाला एरिया ब्रिटिशर्स के पास हो जाएगा, और ये बाकी सारा एरिया जो होगा इनके पास ही रहेगा। और आप देखेंगे थर्ड एंग्लो बर्मीज वार के अंदर सारा का सारा एरिया जो है ब्रिटिशर्स के पास आ गया, ग्रीन भी आ गया, सेकंड के अंदर ये पिंक वाला आ गया, और फर्स्ट के अंदर ये वाला आया था। बट वो बाद की बात है, 1885 के अंदर, है ना, आफ्टर 1857 रिवोल्ट, उसके बाद फिर वो 1885 के अंदर हमारा ब्रिटिश इंडिया का कॉलोनी वो बनेगा, राइट, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी बनेगा और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहेगा। और 1937 के अंदर, 1935 के अंदर उनको हम ब्रिटिश इंडिया से उसको सेपरेट कर देंगे, बिकॉज बर्मा की एक डिमांड चलेगी कि कम से कम कॉलोनी बना के रखो, कोई बात नहीं, पर ब्रिटिश इंडिया का तो मत पार्ट करो, इंडिया का पार्ट तो मत बनाओ, हमें हमारी अलग लोकल डायमेंशंस हैं उनको रेस्पेक्ट करते हुए। तो इस तरह की ये चीजें होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ट्रीटी के अंदर क्या हुआ कि उनको बहुत पैसा लगा, ठीक है, बर्मा हार गए थे, ठीक है, बर्मा वाले डिसाइसिवली हार गए थे इसके अंदर, इस ट्रीटी में, राइट। तो अब यहाँ पर इन्होंने इस ट्रीटी के अंदर कहा कि भाई हमारे बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तुम्हारे यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है, पहले बताया नहीं, हमको बुला लिया यहाँ पे, अब हमारा तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तो हमारा को पैसा दो। तो करीबन 1 करोड़ के आसपास रुपए उन्होंने बर्मा से लिए, राइट। ठीक है, और इससे बर्मा बड़ी ही इकोनॉमिकली वीक हो गया, और कुछ एरिया जैसे मैंने आपको बताया अराकन और टेनिस मेरे वाला जो एरिया है वो इन्होंने इसके अंदर ले लिया, राइट। तो वार एंड द इंडेमिटी लेफ्ट बर्मा वीक इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। बर्मा बैटल कॉस्ट ब्रिटिश 5 to 3 ट्रिलियन 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, राइट, दस लीड टू ए सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन द ब्रिटिश इंडिया इन 1833 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर क्राइसिस यहाँ पर आ जाएगा, राइट, इसकी कंपनी के अंदर, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो गया था। इंडेमनिटी लिए थे बट इतना पैसा पहले ही इसके अंदर ज्यादा खर्च हो गया था। ड्यू टू द हैवी इकोनॉमिक लॉस द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेज एंड लॉस्ट इट्स ट्रेड मोनोपोली इन द चाइना विद चाइना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 1833 के अंदर जो चाइना की ट्रेड मोनोपोली इनकी गई थी, 18, अब देखो ये तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये उस वक्त नहीं बता सकते थे। तो 1813 में मैंने आपको बताया कि जो थे अपने, ठीक है, वो थे मिंटो फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ थे बोनापार्ट। तो बोनापार्ट के कारण, ठीक है, बोनापार्ट के कारण, क्योंकि उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज थी, उनके कारण यहाँ पर क्या करना पड़ा हमको, इनकी मोनोपोली हटानी पड़ी। पर चाइना से ट्रेड और ये तो इनको करने दिया गया, चाइना से ट्रेड और टी में ट्रेड। अब 1833 के अंदर चाइना से ट्रेड भी हटा दिया गया और टी का ट्रेड भी हटा दिया गया, मतलब कंप्लीटली इसकी मोनोपोली जो थी वो अबॉलिश कर दी गई। बट इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका एक रीजन ये भी था, दैट इज ट्रीटी ऑफ यान डाबू। तो यान डाबू ट्रीटी के अंदर मतलब वार जो हुआ था, ठीक है, वार जो हुआ था वो एक रीजन था, और यान डाबू ट्रीटी नहीं, अपन कहें कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के कारण, जिसके कारण बहुत वीक हो गई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो बहुत वीक हो जाएगी, राइट, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसको। तो उसकी मोनोपोली वो चाइना से ट्रेड करने लायक रहेगी नहीं, है ना, टी का अंदर ट्रेड करने लायक रहेगी नहीं, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे। तो ऐसा हो सकता है वन ऑफ द रीजन इज फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। तो यस, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो चली गई, राइट। इज दिस क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है आजकल। आजकल जो मतलब आप सोचो कि मॉडर्न हिस्ट्री को वैसे ट्रेडिशनल नोट्स से उठाकर सड़े गले नोट्स जो हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी मतलब सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, ऐसे रट के चल जाएंगे तो नहीं होगा, राइट। और मॉडर्न हिस्ट्री में से कभी कभार यूपीएससी को मस्ती आती है ना, तो कभी कभार 10 के आसपास क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, राइट। तो इट इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और वो उठा उठा के ऐसी जगह से देगा फिर क्वेश्चन, ठीक है।
चलो, तो ये अपना जो है आर्महर्स्ट का, लॉर्ड आर्महर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, और लॉर्ड आर्महर्स्ट का ये वाला डायमेंशन इसके अंदर चल रहा है। एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी चले, ठीक है, 1823 के अंदर। अब आप देखो 1813 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। देखो 1813 1 इस तरह से दिख रहा है ना इसके अंदर, है ना। 1784 के एक्ट में नहीं दिखेगा, 1773 के एक्ट में नहीं दिखेगा, इसमें 1 दिख रहा है ना। 1 भी है, 2 बार 1 आ रहा है, तो 1 मतलब 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कहां पर दिए गए थे? एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए। यहां पर एक तरह से एक्ट के अंदर कहा गया था कि हम एजुकेशन पे 1 लाख रुपीज तक खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है इकोनॉमिक लॉस से, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास पैसे ही नहीं बचे ट्रेड करने के। चाइना से ट्रेड करेंगे तो पैसे चाहिए होंगे ना, तो पैसे ही नहीं बचे इनके पास, इकोनॉमिक लॉस इतना ज्यादा हो गया। तो चाइना से ये फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेड करने के लिए पैसा, बिना पैसे के ट्रेड कैसे करोगे, इसलिए ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके अंदर ये किस 1813 वाला किस में आया? लॉर्ड मिंटो के अंदर आया। लॉर्ड मिंटो के अंदर चार्टर एक्ट 1813 आया, राइट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं वापस, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम एजुकेशन के बारे में काफी चीजें पढ़ेंगे, और ये जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है 1823 के अंदर बनी है, ये भी एजुकेशन के ऊपर ही है, ठीक है। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1823 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड आर्महर्स्ट। Its creation reflect the early colonial attempt to regulate the supervised education in the British India। क्योंकि अब 1 लाख रुपए दे दिए, अब 1 लाख रुपए पड़े हैं लिटरली, बट इसको कैसे खर्च करें दे डू नॉट नो। एजुकेशन के ऊपर अभी अपन आगे चलकर जब अपन पढ़ेंगे लॉर्ड मकॉले मिनट्स, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब ये देखेंगे एजुकेशन के ऊपर बच्चों खर्चा करना था इनको। अब यहां पर इनके दिमाग में आती है यार एजुकेशन पे खर्चा तो कर दे, पहले तो 1 लाख रुपए से पूरा मास पड़ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सब पढ़े लिखे बन जाए तो पॉसिबल नहीं है, और सबको पढ़ा लिखा के हमको करना भी है, कुछ ही लोगों को हमको पढ़ा लिखाना है, खैर। पर उनको पढ़ाएं तो क्या उनको वेद पढ़ाएं, ठीक है, भारतीय इतिहास पढ़ाएं, इंग्लिश लिटरेचर मतलब हिंदी लिटरेचर पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? या फिर अंग्रेजी किताबें पढ़ाएं, अंग्रेजी सिलेबस पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, इनको पता नहीं क्या पढ़ाएं। दे हैव ए कंफ्यूजन इन देयर माइंड कि क्या पढ़ाएं साहब इनको, राइट। इंग्लिश नॉलेज दें, इंग्लिश एजुकेशन दें, या वेस्टर्न एजुकेशन दें, या फिर जैसे इनकी गुरुकुल की शिक्षा चल रही है, ठीक है, वैसा ही उसको हम करें, राइट। क्या करें इनको पता नहीं है। तो ये जनरल कमेटी जो होती है ना ऑन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1823 के अंदर ये होती है, और आर्मस्ट के टाइम पर ये होती है, और ये ऐसे बोलती है कि भाई देखो अगर इंडियंस को इंडियंस की तरह ही पढ़ाओ, है ना, इंडियन की जो चीजें हैं वही पढ़ाओ, जिसको अपन बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। अब ये पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, आज की क्लास में हमको ये कवर करना है ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट अप्रोच क्या है, कि भारतीयों को भारतीयों की तरह ही पढ़ाओ। पर स्टार्टिंग में इसका कहना ऐसा होता है इस कमेटी का, बट आगे जाते जाते इस कमेटी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि ये कमेटी जो होती है एंजेलिसिस्ट अप्रोच को ही फॉलो करती है, कि इंग्लिश एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो फाइनल इसका ये है कि स्टार्टिंग के अंदर तो इस कमेटी के अंदर ओरिएंटलिस्ट अप्रोच अपनाती है कंपनी की कमेटी, राइट। ये कमेटी इस तरह से बोलती है, राइट, कि ओरिएंटलिस्ट अप्रोच हमको है। फिर बाद में जाकर थोड़े दिनों बाद ये एंजेलिसिस्ट अप्रोच के ऊपर फोकस करती है, मतलब जिसके अंदर ये है कि इंग्लिश एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड। अब ओरिएंटलिस्ट क्या होता है, एंजेलिसिस्ट क्या होता है, ये अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। वेरेन हेस्टिंग के टाइम पे भी ये वर्ड्स आए थे, तभी भी मैंने कहा था आगे चलकर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट वाला जो अप्रोच होगा दैट वी विल कवर, राइट। तो कंपोजिशन अगर हम देखें तो कमेटी कंसिस्टेंट मेनली ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द यूरोपियन स्कॉलर्स, ठीक है। इसके अंदर कंपनी ऑफिशियल्स और यूरोपियन स्कॉलर्स थे। इट फंक्शन एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एजुकेशन मैटर। इसका मतलब ये था कि जो पैसा मिला है 1 लाख रुपए 1813 के अंदर मिला है, उसको हम कैसे करें, तो वाज टू मैनेज द फंड्स एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन अंडर अर्लियर गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करा जाए, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन में लगाया है कि सेकेंडरी एजुकेशन में लगाया है, कि किस तरह से पढ़ाएं। इनको तो ये भी नहीं पता ना अभी कैसे पढ़ाएं, कि भाई हम इनको एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएं कि हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएं, इनकी लैंग्वेज इनका सिलेबस करवाएं कि हमारा सिलेबस कराएं। दे डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दिस, राइट। तो कंटिन्यूअसली दे आर फॉर्मिंग द कमिटीज कि क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, किस तरह की इसके अंदर होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इट इन इट्स अर्ली फेज, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली फेज के अंदर कमिटी सपोर्टेड ओरिएंटल एजुकेशन, मतलब भारतीयों को भारतीयों की तरह ही पढ़ाओ, ठीक है। भारतीय का जैसे संस्कृत के अंदर, अरेबिक के अंदर, पर्शियन के अंदर, इस तरह से ये पढ़ाए, है ना। कलकत्ता मदरसास जो बने थे, है ना, वेरेन हेस्टिंग के टाइम पे संस्कृत कॉलेज जो था, राइट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट है उसको उन्होंने बहुत प्रमोट करा।
और उन्होंने बोला द फोकस वाज ऑन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल लर्निंग रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न साइंस, की वेस्टर्न नॉलेज की जगह हम इनको ट्रेडिशनल लर्निंग जिस वे के अंदर ये पढ़ रहे हैं उसी वे के अंदर हमको हम पढ़ाएं। बट कमिटी बिकम द इंस्टीट्यूशन फॉर द फेमस ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिसिस्ट डिबेट, और इंटरनल डिसएग्रीमेंट के कारण ये कमेटी फिर ओरिएंटलिस्ट अप्रोच से एंजेलिसिस्ट और इंग्लिश एजुकेशन के अप्रोच के ऊपर ही चली जाएगी। पहले तो ये बोल रही थी भाई ऐसा पढ़ाओ, फिर थोड़ी दिनों बाद जब लॉर्ड मकौले आते हैं तो कमेटी जो होती है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाती है एंजेलिसिस, तो फाइनली ये कमेटी भी ये बोल देती है कि नहीं इंग्लिश वाली अप्रोच से हमको पढ़ना है। ये सब चीजें अभी अपन अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। Ideological conflict ultimately led to adoption of the English education through the Macaulay's Minute in 1835 under the Lord William Bentinck. Right? आगे चलकर हम पढ़ेंगे 1835 वाला केस यहाँ पर। Thus the General Committee on the Public Instruction represented transitional phase। एक स्टार्टिंग में तो कह रही थी कि भाई इस पैसे को खर्च करो, आप किसके अंदर इस पैसे को खर्च करो एक तरह से वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने में, नहीं इंडियन एजुकेशन ही दो, संस्कृत अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो भी ये चीज पढ़ रहे हैं उसको ही थोड़ा अपन प्रमोट कर दें। बट बाद के अंदर आप देखेंगे ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि भाई नहीं नहीं इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। विलियम बेंटिक जो थे उसके टाइम पर लॉर्ड मकॉले की पर्सनालिटी के बारे में हमने बात करी थी हिस्ट्री के अंदर भी। लॉर्ड मकॉले वाज वेरी एग्रेसिव पर्सनालिटी, ठीक है। वो फोर्थ मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। बट वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बड़े इंटरफेयर करते थे बिकॉज ऑफ देयर एग्रेसिव पर्सनालिटी। तो वो यहाँ पर ये बात मनवा लेंगे, कैसे होगा ये सब चीजें अभी अपन पढ़ेंगे, राइट। चलो पहले ये कर लो एक बार। आज शाम को आपका टेस्ट होगा, राइट, पॉलिटी का। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ यांडाबू marked the decisive defeat of the Burma in the first Anglo-Burmese war, that is correct. The treaty forced the Burma to surrender key territories and accept British diplomatic presence, that is correct, A, right। फिर करो 211।11th का B, only 3 will be right answer। It ended the first Anglo-Mysore Burmese war, right। It was signed during Lord Amherst tenure, ठीक है। It was made Burma a subsidiary ally of the British, no, ठीक है। It imposed a heavy war indemnity on Burma, that is correct, B will be the correct answer। 212। अभी हम एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बताता हूँ मैं, एक बार इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 12th का ट्रीटी ऑफ यांडोवर ट्रांसफॉर्म बर्मा इनटू द ब्रिटिश कॉलोनी, नो भाई अभी नहीं होगा, वो तो थर्ड एंग्लो बर्मीज वार के बाद होगा, तो दिस इज रॉन्ग। ट्रीटी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो बी ओनली होगा। आप लोग क्यों लगा रहे हैं, ए लगाया किसी ने? बट सर दो दो एरिया अराकमा और वो तो कॉलोनी बना लिए ना, पूरा नहीं बनाया। हाँ तो वो एरिया ले लिया, तो बर्मा को थोड़ी ना पूरा, बर्मा जो एरिया था वो एरिया बर्मा का नहीं था, बर्मा ने वो एरिया एनेक्स करा था पहले, ठीक है, तो वो एरिया वापस ले लिया और बर्मा को पूरी को कॉलोनी नहीं बनाया, ओ राइट, ओके ओके। है ना। बर्मा को कॉलोनी मैंने बनाया ना आपको, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार के अंदर फिर जाके बर्मा कॉलोनी बनेगा ब्रिटिश इंडिया की, राइट। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो होगा अपन को गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर अभी तक हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहेंगे 1828 तक अपन पहुंच चुके हैं। 1828 के बाद जो होगा दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक विल बी देयर, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। तो 1828 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक दो है, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बने, ठीक है, और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने, राइट, बिकॉज इसके बीच में 1833 का एक्ट आ जाएगा, बिकॉज ये 1835 तक ही रहे, राइट। तो 1833 का एक्ट आ जाएगा, तो उनको ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे। जैसे कि ये सेम किसके साथ हुआ था, जल्दी से बताओ, वेरन हेस्टिंग के साथ।
ठीक है। वेरेन हेस्टिंग भी पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, राइट। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वेरेन हेस्टिंग, राइट। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हो गए, दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहला हम लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ रहे हैं, 1828 से 1835 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। और ही वाज द लिबरल एंड द रिफॉर्मर गवर्नर जनरल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने रिफॉर्मेटिव अप्रोच, ये इंडियंस के प्रति थोड़े से सिंपैथेटिक, ठीक है, इस तरह के अप्रोच ये अपनाते थे विलियम बेंटिक। प्लस इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स भी करे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो था दैट इज सती सिस्टम वाला, जो सती सिस्टम चल रहा था भारत के अंदर, उसको बंद करवाया लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपने सुना होगा। एक है ठगी ठगी सिस्टम। ठगी सिस्टम सुना है किसी ने? एनीबॉडी इन द क्लास? ठीक है, तो ठगी सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो ठगी सिस्टम नहीं है, एक तरह से ठगी, जो एक तरह से ठगी चलती थी ना, तो ठगी वही है जैसे कि अपन कहते हैं ठग। ठग वर्ड जो है ना, ठग, ठग ये नहीं आएगा, बिंदु नहीं आएगा इसमें, ठग। ठग को समझते हो कौन होता है? ठग, ठग लिया मेरे को तो, राइट। तो उसकी कहानी समझाएंगे। पहले ठगी जो था वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था साउथ के अंदर, और जब ये टीपू सुल्तान के जब नहीं रहते टीपू सुल्तान, उसके बाद तो ये कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल एक बन गया था, राइट। तो ठगी क्या है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। उसको भी उन्होंने, उसके लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से उसके रिमूवल, उनके टाइम पीरियड के अंदर ही वो सिस्टम हट गया था। अदरवाइज एक बहुत ही पैरेलल सिस्टम चल रहा था जिसके अंदर सारे लोग डरे। जैसे अपने यहाँ पर एक बार नहीं आया था दिल्ली में कच्चा बनियान गिरोह, राइट। वैसे ठगी सिस्टम जो है वहां से वर्ड ठग आया है, राइट। और ये रिलीजियस डायमेंशन में भी था। खैर अभी पढ़ते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो टिल 1833 सर्व्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड फ्रॉम 1833 से 1835 सर्व्ड एज ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो अब ये क्योंकि लिबरल है, राइट, रिफॉर्मर है, तो इनकी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बंगाल सती रेगुलेशन ये लेकर आए 1829 के अंदर। अब सती का मतलब तो आप सबको पता है, कई बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं सती को। तो जैसे पहले क्या होता था, वीमेन को इंडिपेंडेंस नहीं होती थी, राइट। वीमेन की आइडेंटिटी मतलब उनके पति के साथ है। तो अगर मान लो पति की किसी भी तरह से डेथ हो जाती है तो शी विल बिकम विडो, राइट। अब पति नहीं रहा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी पति के साथ है, तो पति नहीं रहा तो उसको भी मर जाना चाहिए, ठीक है। और पहले एक ऐसा सिस्टम चलता था जिसके अंदर सती कर दिया जाता था, जैसे पति की डेथ हो गई और पति को आग लगा दी है, ठीक है, तो उसके साथ साथ ही वाइफ भी इसी जलती हुई आग के अंदर कूद जाए, राइट। और इस तरह का ही सिस्टम होता है। इस सिस्टम पे अपन ने कई बार बातें करी हैं और अपने देखा था कैसे ड्रैकोनिक सिस्टम है। खैर अपन इसके बारे में और डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल के अंदर। मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या करा इन्होंने। एक राजा राम मोहन रॉय थे, राइट, ये अपन ने समझा था। और राजा राम मोहन रॉय वॉज वेरी मच अगेंस्ट दिस सिस्टम, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने विलियम बेंटिक से मिलकर, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास करा, रेगुलेशन पास करा लिया। पहले तो उसको रेगुलेशन ही बोला करते थे, जो भी एक्ट बनते थे यहाँ पे रेगुलेशन बोलते। एक्ट कब से बोलने लगे जल्दी से बताओ? एक्ट कब से बोलने लगे अपन? रेगुलेशन कल ही पढ़ा था अपन ने। नाइनटीन 1935 से 73। 1833 से नहीं बोलते थे? मेरे को लग रहा है मैं ही गलत बोल गया। 1833 ये तो रेगुलेशंस हुआ करते थे, रेगुलेशंस अब फिर एक्ट रहेंगे, राइट। इस तरह का 1833 के अंदर आया था ना चार्टर में। खैर 1829 के अंदर क्या होता है, एक एंटी सती रेजोल्यूशन यहाँ पे पास कराया जाता है। अंडर सती वाज डिक्लेयर एज ए कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। देखो वैसे तो ये साफ साफ एक मर्डर की तरह देखना चाहिए था, बट लोग बाग जो होंगे ना, दैट वाज वेरी मच रिलीजियस एट दैट टाइम। तो ब्रिटिशर्स वाज कि भाई हम रिफॉर्म तो कर रहे हैं, पर ये लोग इस रिफॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और लोगों ने कहा हम तो नहीं कर रहे इस एक्सेप्ट इस चीज को, कि आप सती सिस्टम, हमारा सती का मतलब ही ऐसा होता है पवित्र, है ना, सती मतलब पवित्र, राइट। तो सती सिस्टम को जब तुम अपोज करोगे तो ये कहेंगे ये तो हिंदू रिलीजन के खिलाफ जा रहे हैं, राइट। तो उस वक्त विलियम बेंटिंग को पता था कि हम करेंगे रिफॉर्म, पर ये रिफॉर्म करना जरूरी है बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू मर्डर, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने इसके अंदर कल्पेबल होमोसाइड ही इसके अंदर माना, होमिसाइड, ठीक है, मर्डर नहीं माना। बिकॉज अगर मर्डर करते कि इसको तो मर्डर की तरह कंसिडर करेंगे तो उसका और उसका तो फिर जो पनिशमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट होता, और दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द। तो अंडर द मतलब पहले ये था कि मर्डर ही करो, है ना। राजा राम मोहन राय कहते इट इज नेक्स्ट टू द मर्डर। अभी बता रहे कल्पेबल होमिसाइड क्या है, इट इज नेक्स्ट टू द मर्डर। पर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मर्डर मत करो, इसको मर्डर मत मानो, इसको हम कल्पेबल होमिसाइड ही मानेंगे इसको, राइट।
और 10 साल की इसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट होगा, ठीक है। अब कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। ऐसा समझो कि मान लो एक आदमी है, उसने किसी आदमी के चाकू मार दिया, तो ये तो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, फिर हो सकता है इसको सजाए मौत भी मिल जाए, राइट। तो मर्डर के अंदर इंटेंशन देखी जा रही है, इंटेंशन क्या थी इसकी, इंटेंशन ये थी कि ये इसको मारना चाहता था, ठीक है, क्रुएल्टी से मारना चाहता था, इसका इंटेंशन ये था कि भाई हमको इसको किल करना है, इसका इंटेंशन ये था, इंटेंशन, राइट, कि इसको हमको मारना है, राइट। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भी मौत हो रही है, ठीक है, सामने वाले की मौत हो रही है, पर यहाँ पे चाकू से नहीं मारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सामने वाले का भी कुछ विलनेस है मरने के अंदर, ठीक है, बट अबैटमेंट से ज्यादा है इसके अंदर, ये इसको पता है कि इसके जो एक्शन है दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द डेथ ऑफ दिस पर्सन, राइट। इंटेंशन ये है इसका कि इसकी डेथ हो जाए, किसी तरह से मर जाए, इसका इंटेंशन तो ये है, पर इसे खुद ने नहीं मार रहा है, राइट, इसमें कुछ ना कुछ विलिंगनेस इसकी भी है, ठीक है, सती सिस्टम के अंदर विलिंगनेस के अंदर भी है, पर इसकी इंटेंशन ये है कि ये मर जाए, राइट। और उसको पता है कि अगर ये ऐसे आग में कूद जाएगी तो ये मर जाएगी, राइट। तो ये एक तरह से लेस पनिशेबल ऑफेंस है, कल्पेबल होमिसाइड एक लेस पनिशेबल ऑफेंस है देन द मर्डर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मनोज, दिस इज क्लियर? ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड क्यों रखा, इसको मर्डर क्यों नहीं रखा? सॉरी, कल्पेबल होमिसाइड क्यों रखा, मर्डर क्यों नहीं रखा? क्या लिखोगे इसका रीजन, बताओ जल्दी से। Because this person is not directly killing, he is just urging it to get killed. हाँ, बट आपको जब पूरा सिस्टम मैंने बताया था सत्य सिस्टम में कैसा होता था, तो उसमें ये एक तरह से मर्डर ही है, राइट। जैसे अब चलो थोड़ा बता ही देते हैं सब बच्चों को सब। तो सती सिस्टम में ऐसा होता था कि ये जो लड़की है इसको पहले खिलाया जाता था तो कुछ अनकॉन्शियस सी चीज, ठीक है, ये चलो इसके पति का डेथ हो गया, इसको थोड़ा सा दुख भी है इसका, राइट, कि हाँ भाई पति मर गया, ये शी इज इन द ग्रीफ। अब आप देखो विलिंगनेस और उसके अंदर क्या अंतर रहता है, राइट, क्यों उसको मर्डर कहना चाहिए था पर कल्पेबल होमिसाइड करना, शी इज इन द ग्रीफ, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कि भाई अब तो तू भी मरेगी, राइट, तेरे को भी जलकर मरना ही पड़ेगा, तेरे को सती होना है, बिकॉज पवित्रता तेरे अंदर ये होगी कि देखो पति की मौत के बाद कितनी अच्छी थी, कि कितनी पवित्र थी कि पति की मौत के साथ साथ इसने भी अपनी मौत कर ली, राइट, ठीक है। तो जब ये पति यहाँ पर जा रहा है, राइट, यहाँ पे डेथ हो गई इसकी, ठीक है, जब इसको जलाया जा रहा है तो ये भी इसके अंदर बैठे है। अब दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, आप अपने भाई शरीर को कैसे जला सकते हो, कितना भी दुख हो, ठीक है, कोई मर जाएगा तो थोड़ा ना तुम चिता पे लेट जाओगे, राइट। पति को नहीं लेटना, पत्नी को लेटना है, पत्नी मर जाती है देन इट इज ओके, ठीक है, वो दूसरी शादी कर सकता था, पत्नी को लेटना है, राइट, इस तरह से कि भाई चिता के ऊपर उसको लेटना है, जलती हुई चिता के ऊपर। अब इसको क्या करा जाता था, एक माहौल पूरा बनाया जाता था। लोग क्या करें, इसको पहले तो कोई अनकॉन्शियस सी चीज खिला दे जैसे धतूरा टाइप का, राइट। अब ये ग्रीफ में प्लस अनकॉन्शियस भी है थोड़ी सी, और इसकी भी इच्छा हो रही है यार, स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना, एक दो दिन तो ऐसा लगता है हम भी मर जाए, राइट, कोई लव्ड वन और डियर वन होता है। तो अब जब ये लोग इसको, अब इसको पूरा प्रोसेशन निकाल रहे हैं इसका कि भाई ये सती होगी, सती होगी, राइट। अगर बीच में इसका अनकॉन्शियसनेस थोड़ा कम भी हुआ ना, तो भी इसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सब बिल्कुल रेडी खड़े हैं, पूरा ड्रम बाजा ढोल बाजा निकाला जाए नगाड़ों के साथ, पूरे पूरा रेला चल रहा है, अब मैं मना कर दूंगी तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत होश आ रहा है, राइट, तो इसको दिक्कत, इसको लग रहा है, पर ये कर नहीं पा रही मना, बोले तो ऐसे ही मार देंगे फिर ये लोग, राइट। तो विलिंगनेस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे भी विलिंगनेस कम है, ठीक है, चलो। अब मान लो ये यहाँ तक भी इसके अंदर विलिंगनेस है, अब इसको जैसे ही ये चिता पे लेटाते हैं और जैसे ही आग लगाई जा रही है, अब शरीर में जलन हो रही है और अब ये भागने की कोशिश कर रही है कि यार मैं किसी तरह से भाग जाऊं, राइट। पर यहां पे सब डंडे लेकर खड़े हैं, आप देखो कितना भयावह सीन होगा। और जैसे ही बाहर आती तो डंडे से वापस को इधर डाल देते, राइट, डंडे से इसको इधर डाल, ये इधर से डंडा मार रहा था, ये इधर से डंडा, चारों तरफ से डंडा मार रहा है, तो बाहर नहीं आने दे। तो आप बताओ दिस इज मर्डर और नॉट? यस मनोज, है ना, दिस इज नेक्स्ट टू द मर्डर। और राजा राम मोहन राय भी बोल रहे थे कि दिस इज मर्डर ओनली, आप मर्डर वाला चार्ज इस पे लगा। पर उन्होंने मर्डर वाला चार्ज लगाया क्यों नहीं ब्रिटिशर्स ने, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने एक क्वेश्चन डाला भी है इसमें। कल्पेबल होमोसाइड, क्योंकि हाँ, ऑल ऑब्वियसली बिकॉज लोग कहेंगे कि लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि भैया ये तो हमारे क्या है, एक तरह से शास्त्रों से खिलवाड़ हो रहा है, राइट।
तो एंटी सती रेजोल्यूशन वाज पास्ड अंडर द सती वाज डिक्लेयर्ड एज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. विद a maximum punishment of 10 years, right? Raja Ram Mohan Roy had petitioned before the government to bring this law. A section of Hindus had opposed as they thought that it was interference in their culture. उनको लगता था कि इनके कल्चर के अंदर इंटरफेरेंस ही है. तो विलियम बेंटिक का सबसे बड़ा बहुत बड़ा रिफॉर्म था सती सिस्टम को अबॉलिश करना उस वक्त, और उस वक्त करना जब लोग बाग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थे इसके लिए, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब नेक्स्ट जो होगा दैट इज नोन एज सप्रेशन ऑफ ठगी, राइट. अब ठगी क्या सिस्टम है ये अपन इसके अंदर समझते हैं. देखो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम चल रहा था ठगी सिस्टम, जो कि एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, है ना. ऐसा नहीं कि भाई कोई जा रहा है उसको लूट लिया, ठीक है, दैट इज नॉट द ठगी सिस्टम. वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था. और इस ऑर्गेनाइज में जैसे बाप कर रहा है ठगी तो बेटा भी ठगी करेगा, फिर उसका बेटा भी, तो हेरिडिटी भी चल रहा था. तो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ये होता था. ठगी क्या होता था ये समझो कि ठगी का जैसे गांव के अंदर ठग्स होते थे ना, वो एक गैंग बना के रहते थे, गैंग बना के रहते थे. इनका ये होता था कि जैसे 5 जन है, राइट, है ना. तो रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल, दिनेश और गणेश, राइट, इस तरह के लोग हैं, राइट. अब ये क्या करते थे, ये जैसे गांव में कोई आदमी आया, ट्रैवलर आया, तो ये आएगा पहले रामलाल, बोले अरे कहाँ से आओ साहब, अच्छा वहाँ तो हमारी मौसी भी रहती है, अच्छा अच्छा, और वो ऐसे उसकी बातों में फंसा लिया इसने. फिर इसने ये आया मोहनलाल, मोहनलाल ने भी इसको बातों में फंसा लिया. मतलब ये सब इसके दोस्त बन गए, 5 इसके दोस्त बन गए. अब ही इज हैविंग अ वेरी गुड ट्रस्ट ऑन हिम. पहले ही एक मतलब एक सिस्टम समझो, ठगी का सिस्टम क्या है, ठीक है. इट इज नॉट जस्ट लाइक ए रॉबरी. अब ठगी में क्या होता था कि ये जो पर्सन है इसके सब दोस्त बन गए. अब ये दोस्त बन के पार्टी वार्टी कर रहे हैं, है ना. एक दिन ये क्या करेंगे, एक दिन इसको ये मार देंगे और इसका जो भी पैसा होगा वो सब लूट लेंगे. और मारना इसके अंदर बड़ा जरूरी. ठग जो होंगे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे. ठगी सिस्टम के अंदर मारना बड़ा जरूरी है. एक बार ले गए इसको कि भाई वहां पे मॉल अच्छा बनता है, उस साइड चलते हैं, थोड़ा वीरान सा है, कोई नहीं देखेगा, चल भाई वहां पे जाकर ड्रिंक्स व्रिंक्स करते हैं, आराम से मजे करेंगे. इसको ले गए, बोले ठीक है यार, तो आज तेरे को एक अच्छी जगह दिखाता हूँ, है ना, वैसा वाला. ले गए वहां पे, आइसोलेशन में लेकर चले गए, ठीक है, एक लोकेशन पे जाके, और इसको भाई को मार दिया, राइट. कुछ इस तरह से देखो, ये 4-5 आदमी मिलकर इसको मार रहे हैं, राइट. और मारना एक पवित्रता का काम माना जाता था कि मार दिया साहब हमने अपनी काली माता को खुश करा, काली माता को एक तरह से हमने आहुति दे दी, समझ में आ रहा है. और ये इतना ज्यादा बड़ा एक सिस्टम बन गया था कि लोग बाग कहते थे कि भाई ये ठगी सिस्टम से तो मतलब आदमी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे मरने लग गए, लोग आना जाना बंद कर दिया साउथ के अंदर लोगों ने. इस तरह का सिस्टम यहाँ पर चल गया था. और मैसूर में जब तक डेक्कन के अंदर ये थे, मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान, तब तक ये सिस्टम कंट्रोल्ड था, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर चल रहा. अब ये सिस्टम एक रिलीजियस कल्ट बन गया था, राइट, कि इसमें लोग आता था कोई यहाँ पर 4-5 आदमी आते थे, उससे बातचीत करते थे, उसको फिर ले जाते थे कहीं, ले जाकर उसको मार देते थे. और मारना उसको ऐसा माना जाता था कि एक तरह से हमने, है ना. और मारने का भी इनका एक पैटर्न होता था, वही पैटर्न फॉलो करना, डिसिप्लिन पूरा वैसा का वैसा, ठीक है. इनके पास रुमाल होता था, रुमाल गले में डालकर मार देते थे, है ना, गला घोट कर मारना, दैट वाज ठगी. तो ठग जो वर्ड आया ना वो वहीं से आया. तो ठगी वाज ए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्राइम. इट इन्वॉल्व प्लान्ड रॉबरी कंबाइंड विद रिचुअल किलिंग. रिचुअल किलिंग है, राइट. और किलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द एक्ट ऑफ द मर्डर वाज सेंट्रल टू द क्राइम, नॉट इंसिडेंटल, कि भाई हम लूट रहे थे तब मर्डर हो गया, नहीं, मर्डर तो करना ही है. फिर उसके अंदर वो जो एक तरह से आपकी, एक तो आपकी गिल्ट कम हो जाएगी कि हमने तो भाई क्या करा है कि देवी माता को आहुति चढ़ाई है, राइट, इस तरह से. तो इट वाज नॉट ए ट्राइब बट ए हेरिडिटरी क्रिमिनल नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड गंगेटिक प्लेन्स, राइट. तो आ जाएगा कि जो ठगी जो था वो क्या था, राइट, इस तरह से आ जाएगा लिखा हो एग्जाम के अंदर कि विलियम बेंटिक ने ठगी सिस्टम को, मतलब ठगी जो था उसको अबॉलिश करा था, ठीक है. तो उसके खिलाफ बहुत सारा काम करा था, राइट. तो ठगी क्या था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको लगेगा यार उसमें लिखा होगा कि क्रिमिनल नेटवर्क, तो आप सोचेंगे यार ये तो क्या ही होगा, वो तो रिफॉर्मेटिव आदमी था. और एक आएगा सोशल इविल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोशल इविल जिसके अंदर विमेंस को परेशान करा जाता है, ऐसा कुछ लिख देंगे, राइट. तो आप सोचोगे यार विलियम बेंटिक सती सिस्टम वो याद है और उसको लगा दोगे. तो दैट्स हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस. आजकल वो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो मोड ऑफ ऑपरेशन ठग्स का कैसा होता था, ट्रैवल इन वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स,
befriend travelers by pretending to their pilgrims, ठीक है. Traders or fellow wayfarers, right? तो gained trust over the days or the weeks, choose isolated location, strangle the victim with the रुमाल, खत्म काम. और फिर उसको एक तरह से रिचुअल. रिलीजियस एलिमेंट, मेनी ठग्स बिलीव देयर एक्ट्स वर परफॉर्म्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉडेस काली. काली को खुश करने, हम तो हमारा क्या, हम तो भूखे भी रह लेंगे पर हमारी देवी खुश हो गई इससे, राइट. इज सीक्रेट ड्यूटी रेदर देन ए मोरल क्राइम. ये क्राइम नहीं है, तो इसके अंदर गिल्ट खत्म हो गया कि हम तो देवी के लिए कर रहे हैं, देवी हमें इंस्पायर कर रही है. सराउंडेड बाय रिचुअल्स, ओमन्स एंड इनिशिएशन प्रैक्टिस, ठीक है. उसके आसपास पूरा का पूरा माहौल बनाकर उसको मारते थे, ठीक है. और फिर वो जो होता है ना, ठीक है, कि जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब रिचुअल्स वहां पे करते थे. तो दिस रिलीजियस जस्टिफिकेशन हेल्प इन मेंटेन ग्रुप डिसिप्लिन, ठीक है, रिड्यूस गिल्ट और एंश्योर सीक्रेसी एंड लॉयल्टी. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये हम अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम काली देवी के लिए कर रहे हैं, राइट. इस तरह से इसके अंदर बोला जाता था. चलो ये करो. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए मर्डर क्यों नहीं करा, कल्पेबल होमिसाइड क्यों मानी, राइट. ये पता होना चाहिए. क्योंकि राजा राम मोहन राय तो बोल रहे थे कि ये जो सती इन एनी फॉर्म, राइट, सती जो होगी दैट इज अमाउंट टू द मर्डर, राइट. राजा राम मोहन राय इस तरह से बोलते हैं. 215. तो आई होप दिस इज क्लियर. ए विल बी करेक्ट आंसर इसका, है ना. 215 करें. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बी विल बी करेक्ट आंसर. इट वाज कन्फाइंड टू सिंगल रीजन, नहीं, गंगेटिक प्लेन में भी था, डेक्कन में भी था, ठीक है. तो डिफरेंट रीजन है. तो इट फंक्शन एज अ हेरिडिटरी क्रिमिनल नेटवर्क, दैट इज करेक्ट. रिलीजियस बिलीफ लेजिटिमाइज क्रिमिनल एक्ट, दैट इज करेक्ट. वायलेंस वाज स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, नो. पूरा प्लान करके भाई को लेकर चलेंगे गई, ठीक है. तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर. चलो अब फिर इनके टाइम पीरियड में, विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में चार्टर्ड एक्ट आता है 1833, राइट. और 1833 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको बना दिया जाता है, ठीक है. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था. वेस्टेड इन हिम ऑल द सिविल एंड द मिलिट्री पावर्स. और ये अपन ने पढ़ा है बॉम्बे और मद्रास को और जलील करा देता है, राइट. इस तरह से. और यहाँ पर अपन ने कल ही क्लास में पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर हो जाते हैं, 3 से 4 बन जाते हैं. और चौथा मेंबर जो होता है वो लॉ मेंबर लॉर्ड मकाले. अब लॉर्ड मकाले आ गया ना, तो लॉर्ड मकाले बड़ा ही एग्रेसिव पर्सनैलिटी का, ये आपको इसके अंदर याद रखना है, राइट. ठीक है. कोडिफाइंग लॉ ये सब अपन ने पढ़ लिया था. इन 1833 गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉ कमीशन हेडेड टू लॉर्ड मकाले टू कोडिफाई इंडियन लॉज, ठीक है. मोनोपोली जो होती है वो टी एंड ट्रेड के अंदर एंड हो जाती है. वेपन पढ़ना. पोस्ट ऑफ डेप्टी कलेक्टर वाज क्रिएटेड मेनली टू अक्यूमुलेट इंडियंस, ठीक है. 4 दीवानी कोर्ट्स वर अबॉलिश्ड. नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी मेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द. तो ये अपन ने इसके अंदर सारा इसमें पढ़ लिया, राइट. अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन को पढ़ना है विलियम बेंटिक का, दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन. जो 1813 के अंदर 1 लाख रुपए मिले उसका करे क्या, राइट. तो 1835 के अंदर इसका फैसला होता है क्या करें, और दैट इज नोन एज मकॉले इसका फैसला करते हैं, जिसको मकॉले की कमेटी होती है, ठीक है. और इस चीज को मकॉले मिनट भी बोलते हैं, मकॉले मिनट, ठीक है. तो मकॉले मिनट 1835 के अंदर इस तरह से होता है. पर इससे मकॉले मिनट्स को समझने से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा. डिबेट ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट की अप्रोच की डिबेट हमको समझना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो ये मकॉले मिनट पढ़ने से पहले हमको इतना बेस कवर करना पड़ेगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट की अप्रोच जो है उसको अपन को समझना पड़ेगा. देखो भाई, इनके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं. ये बोल रहे हैं 1 लाख रुपए का क्या करें, किसको पढ़ाना है, इंडियंस को पढ़ाना है, सिविलाइज करना है. हम लोगों को इंडियंस को सिविलाइज करना होगा, इनको गुड सब्जेक्ट बनाना होगा. इनको लगता था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है दैट इज अ सुपीरियर रेस और दैट इज वेरी सिविलाइज, दैट इज हैविंग द मॉडर्न वैल्यू सिस्टम विद अस, वी हैव द मॉडर्न वैल्यू सिस्टम विद अस, एंड हमारे पास लॉ की और टेक्निकल नॉलेज जो है वो है लॉ की, और हमको मतलब सिविलाइजेशनल सिस्टम पता है कैसे सिविलाइज. तो हमको इनको गुड सब्जेक्ट्स बनाना होगा, इनके ऊपर रूल करना है, तो गुड सब्जेक्ट्स. तो इनके ऊपर खर्चा थोड़ा करना पड़ेगा. कितना खर्चा, 1 लाख रुपए. और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए बहुत कम है. पर इनको लग रहा है कि अब कैसे करें, क्या अप्रोच अपना है. तो ये देखो, ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन, है ना. आपने सुना होगा व्हाइट्समैन बर्डन, ये सुना है ये टर्म व्हाइट्समैन बर्डन,
ये मैंने ही कई बार बोल दिया, सुना ही होगा, अभी हिस्ट्री में नहीं बोला, पर वाइट स्पेन बर्टन सुना है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स वाज थिंकिंग दैट, ब्रिटिशर्स के अंदर एक तरह से अपने अंदर ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर, कि भाई हम एक सुपीरियर रेस है और हमारा इस जन्म इस संसार के अंदर इसलिए हुआ है कि दूसरी रेसेस को सिविलाइज्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनको हम सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं, है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई जरूरत नहीं है पैसे वैसे की, पर यार इन लोगों को के लिए हम कर रहे हैं, तो हम तो इन पे एहसान कर रहे हैं, इनको कॉलोनी बनाकर एहसान कर रहे हैं, जो हमारी कॉलोनी बनेगा वो सिविलाइज बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करके ही अपनी गिल्ट खत्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, हर एक आदमी ने अपना गिल्ट खत्म करने का तरीका सोच रखा है। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, उससे कुछ भी बोलो, कोई भी गलत काम करता है तो उसको लॉजिक दे देता है सीधे। ठीक है, कि भाई ये लॉजिक है, जिससे कि मैंने कहा ठीक है भाई, अब तेरा गिल्ट सेटिस्फाई हो ही रहा है इससे। ठीक है, किसी और को समझ में आया नहीं है तो हर हर चीज का लॉजिक दे देगा, कि कुछ भी गलत करेगा मैं कहूँगा यार ये मतलब दैट इज नॉट राइट, तो वो लॉजिक दे देगा। तो इसी तरह से अब ये गलत तो कर रहे हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बट उसका एक लॉजिकल माइंडसेट अगर दे दे और लोगों को बोल दे कि यार हम तो है ना अच्छा काम कर रहे हैं, ये समझते तो है नहीं, ये अनसिविलाइज्ड को सिविलाइज्ड बना रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रिटिशर फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड द वैल्यूज। राइट, तो इसलिए हमको इनको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, इनको थोड़ा गुड सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये जो अप्रोच है, ठीक है, इसके अंदर दो तरह के ग्रुप्स थे, एक ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट ऐसे कुछ ब्रिटिशर्स और इंडियंस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि ये समझते हैं कि भारतीयों को जो हमको संस्कारी बनाना है, वो उनके ही संस्कारों में से संस्कार निकालकर उनको दे देना है, उनको ही फैला देना है, उनके ही मोरल वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उनका जैसा रीति रिवाज चल रहा है उसके अंदर ही, उनकी लैंग्वेज के अंदर ही हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, प्लस मोरल एज वेल एज जो एकेडमिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है तो उनकी ही बेसिस पे हम उनको करें। दीज पीपुल्स जो कि ओरिएंटलिस्ट थे, दे वर वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द इंडियन कल्चर, कि भाई कल्चर तो ये रहा, ये इंडियन फिलोसफी पढ़े हुए हैं, इंडियन फिलोसफी आप में से भी, आप तो सब बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हुए इंडियन फिलोसफी पढ़े हुए हैं। राइट, तो आपने देखा ये इंडियन फिलोसफी पढ़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि भाई जो मजा सांख्य न्याय फिलोसफी में, आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांता में और रामानुज आचार्य के विशिष्ट अद्वैत में है, वो भाई कांट ने कहा, वो भाई अपना लेबनिट्स में कहा, ये लोग तो आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, माइंड वाइंड करते रुक जा रहे हैं। तो इन लोगों को बड़ा मजा आया कि जब इन्होंने कहा, कि उन्होंने कहा सारा ज्ञान तो वेदों में है, सारा ज्ञान तो यहाँ पर जो फिलोसफी बन रही है, ट्रेडिशनल फिलोसफीज बन रही हैं उनके अंदर है। जब ये मीमांसा पढ़ेंगे, जब ये सांख्य फिलोसफी पढ़ेंगे, राइट, तो इनको ये अपने कांट को बोलेंगे अरे भाई कांट तो इनकी कॉपी लग रहा है एक तरह से। जब ये गीता पढ़ेंगे तो गीता से बड़े इंप्रेस होंगे ये लोग। तो ओरिएंटलिस्ट कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंग्लिश, इन द ईस्टर्न कल्चर। ठीक है, एज वेल एज देयर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उनको गुरुकुल वाला सिस्टम बड़ा पसंद आ रहा है। उनको लग रहा है कि यार इनकी लैंग्वेज के अंदर ही सारे टेक्स्ट है, तो इनकी लैंग्वेज के अंदर ही इनको दिया जाए तो दैट विल बी बेटर, ऐसा सोचने वाला है ओरिएंटलिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहले ओरिएंटलिस्ट के बारे में समझो, दोज विद ए स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ एशिया। तो ये बोलते हैं वी शुड प्रमोट, ओरिएंटलिस्ट कैसे बोलते हैं, वी शुड प्रमोट इंडियन रेदर देन द वेस्टर्न लर्निंग, इंडियन लर्निंग को हमको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर इतना एंशिएंट टेक्स्ट है, जिसके संस्कृत के अंदर पर्शियन, तो ये लैंग्वेज होनी चाहिए, दिस शुड बी द मीडियम ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज दे वर वेरी मच इंप्रेस, और ये बोलेंगे भाई ऐसा है कि ये जो चीजें पढ़ेंगे ना तो इससे ही इनको बहुत अच्छी नॉलेज आएगी, इससे ही सिविलाइज ही बनेंगे, इनकी चीजों को ही इनको पढ़ा दें। राइट, तो दिस इज ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या बोल रहा है, इंडिया को उस वे से सिखाना चाहिए जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है। अब उनको उनको जो लैंग्वेज फेमिलियर लैंग्वेज है उनके पास, ठीक है, उससे ही सिखाएंगे तो दैट विल बी बेटर। उनको अलग इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, तो उसके कल्चर को सीखेंगे, वो कल्चर भी इतना सब्सटेंटिव नहीं है जितना कि इंडियन कल्चर है। तो कोई हम उनको लो ग्रेड की कोई चीज सिखाए और उसके लिए भी उनको प्रयत्न करना पड़े, क्या मतलब है, उनको उनका ही चीज सिखा देते हैं अपन, उनकी ही लैंग्वेज। और इन ओरिएंटलिस्ट के थे अंदर एक पर्सन का नाम तो अपन पढ़ लिए थे, वैरन हेस्टिंग। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी नाम अपन ने पढ़ लिया था, हमने कहा था हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। विलियम जोन किसी जमाने में सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, राइट। तो वो भारत के अंदर आए, तो भारत के जब कल्चर को उसने पढ़ा तो वो बड़े ही इंप्रेस्ड हुए, ही विल बिकम वेरी मतलब ही विल गेट वेरी इंप्रेस्ड। उसको लगे भाई सारा नॉलेज तो यही है, हम क्या कर रहे हैं वहां, तो विदेश में तो हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं, हम अपना सिस्टम तो हमारा कुछ ही नहीं है इनके आगे। ठीक है, वी आर नॉट फॉलोइंग द गुड सिस्टम जिसके अंदर एजुकेशन,
कल्चर इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर है, हर तरह का सिस्टम, ड्यूअलिज्म से लेकर मोनिज्म से लेकर, ठीक है, हर तरह का सिस्टम इसके अंदर है, थीस से लेकर अथीस से लेकर, राइट, मटेरियलिज्म से लेकर, सारा तो सिस्टम है, भक्ति मूवमेंट से लेकर, और हर एक के अंदर अलग अलग डायमेंशन हैं। कुछ चीज छूटी हो तो हम कवर करें, और हमारे अंदर एक बस माइंड और बॉडी, आप सब तो समझ ही रहे हैं, सारे फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। गॉड के पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर कि गॉड है कि नहीं है, बस यही करते रहो। इनके यहाँ पे इस तरह का कोई स्कॉलर नहीं होगा, बुद्धा जैसा, जैन जैसा, ठीक है, आचार्य शंकर जैसा। सोल आत्मा के बारे में तो कितनों ने बात करी, ह्यूम ने बात करी, उसने भी उसने रिजेक्शन कर दिया आत्मा का, ठीक है, कोई इटर्नल चीज है ना, कुछ मोरल आइडियाज के बारे में बात करें, पर जब हम अभी आप कांट नहीं पढ़े, कांट जब आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा मोरल आइडिया कितना ही उन्होंने यूज करा। तो सारा ज्ञान तो ये कहेंगे यहाँ पर है। अब सारा ज्ञान क्या है, संस्कृत में है। तो उसने बोला कि मेरे को सारी एशियन लैंग्वेज सीखनी है। ये विलियम जोन्स है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, विलियम जोन्स एक तरह से पर्शियन सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये कह रहा है मुझे सारी लैंग्वेज, संस्कृत संस्कृत सब करनी है। ये बोल रहा है ये इंडियन कल्चर तो बड़ा ही मस्त है, बड़ा मस्त लगा, आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर इट। तो विलियम जोन्स जो होंगे ना, वो इसको बड़ा प्रमोट करेंगे और कहेंगे कि भाई ओरिएंटलिस्ट अप्रोच हमको अपनानी चाहिए, ठीक है। वेरेन हेस्टिंग वाज आल्सो फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ द विलियम जोन्स, ठीक है। तो विलियम जोन्स के बारे में समझे, 1764 से लेकर 1794 वाज ए ब्रिटिश जूरिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, ठीक है। लिंग्विस्ट, लैंग्वेज पसंद करने वाले, सारी इन्होंने रियल टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है, रियल टेक्स्ट को पढ़ा उन्होंने, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को सीखा, क्योंकि उनको ये नहीं था कि भाई ये पर्सन पता नहीं क्या बोल रहा होगा, भाई पंडित को बिठा लें, मौलवी को बिठा लें, मौलवी पता नहीं अपने हिसाब से बोल दे कुछ, तो मैं खुद पढ़ूंगा इसके अंदर कि लिखा हुआ क्या है। ओरिएंटल scholar whose work laid the intellectual foundation of Indology and comparative languages linguistics in India, right? तो मेजर कंट्रीब्यूशन फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, आपने देखा था विलियम जोन्स और वेरेन हास्टिंग ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1784 के अंदर। एस्टैब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट द कैलकाटा, स्टडी इंडियन हिस्ट्री, लैंग्वेज, लॉज, फिलोसफी, साइंस, कल्चर यहाँ पर पढ़ेंगे, और सोसाइटी बिकम द सेंटर ऑफ द ओरिएंटल स्टडीज इन इंडिया। Pioneer to the Sanskrit studies, learned Sanskrit after coming to India, right? उन्होंने कहा इससे मस्त लैंग्वेज मेरे को नहीं मिली, और ये बोलते हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज एक तरह से यूरोपियन लैंग्वेज, और ये सारी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ये फैमिली के अंदर है, इनसे ही कहीं से ये यूरोपियन लैंग्वेज निकल कर आई है ना। इस ये चीज उसने प्रूफ करी वहां पर, राइट। इंट्रोड्यूस इंडियन क्लासिक नॉलेज टू द यूरोप थ्रू ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति, अभिज्ञानम शकुंतलम, कालिदास के अभिज्ञानम शकुंतलम इन्होंने ट्रांसलेट करी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। पहले संस्कृत पढ़ी, संस्कृत से इनको पढ़ा, और संस्कृत से इनको पढ़ने के बाद फिर ट्रांसलेट करी, ठीक है। तो हेल्प यूरोपियंस अंडरस्टैंड इंडियन सिविलाइजेशन ऑन इट्स ओन टर्म। और फिर 1786 में ही प्रपोज दैट संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज केम फ्रॉम द सेम सोर्स, इनका एक ही माँ है इन सबके, राइट। तो कंट्रीब्यूशन टू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश कोर्ट्स अप्लाइड हिंदू लॉज टू द हिंदूज, मुस्लिम लॉज टू मुस्लिम्स, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, पर्सनल लॉज। तो विलियम जोन्स हेल्प टू कोडिफाई देम एंड हिंदू लॉ फॉर द ब्रिटिश जजेस, को खुद भी जज रह चुके थे, राइट। तो इस तरह से इसके अंदर देखेंगे, तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स का ही कंट्रीब्यूशन था। तो विलियम जोन्स वर ओरिएंटलिस्ट। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इस पे हमने एक दो क्वेश्चन